तो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आज शुभेंदु अधिकारी के द्वारा पश्चिम बंगाल के सीएम के रूप में शपथ ले ली गई है। और आप जानते होंगे शुरू से किस तरीका से डेवलपमेंट होता है कि 2021 में 77 सीट आती हैं। उससे पहले तो मात्र 7-8 सीट थी। उसके बाद में 2026 के अंदर बीजेपी ने शुरू से ही इस तरीका का एक माहौल क्रिएट किया कि अब की बार सिर्फ बीजेपी आएगी। कारण है कि बीजेपी के द्वारा एसआईआर कराया गया। उसके बाद में जो भी यहां पर घुसपैठिए थे उनको खदेड़ा गया, उनके वोट काट दिए गए और जो भी बोगस वोटर थे वो भी बाहर निकाल दिए गए। और मैंने प्रिडिक्ट ये किया था शायद दिसंबर 2025 में मैंने बता दिया था कि जो भी जीतेगा, लेकिन ये अपने आप में लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है। और देखिए आपके सामने है 294 सीट में से 208 सीट के साथ में बीजेपी वहां पर आई। और देखिए 15 साल का जो टीएमसी का कार्यकाल है उसको समाप्त कर दिया गया। एंड ऑफ द हाफ सेंचुरी नॉन बीजेपी डोमिनेंस इसके साथ ही समाप्त हो जाता है। और गवर्नर के द्वारा असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि ममता बनर्जी के द्वारा कहा गया कि देखिए मैं तो हारी ही नहीं हूं, मैं तो सीएम से पद से रिजाइन नहीं करूंगी। देखिए रिजाइन तो उन्हें करना ही होता और उन्होंने रिजाइन नहीं भी किया तो जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नर के द्वारा असेंबली डिसॉल्व कर दी गई, क्योंकि 7 मई को उसकी लास्ट डेट थी तो वो खत्म हो गई। देखिए फ्रेंड्स, इस थोड़े से लेक्चर से हट करके मैं एक बात और कहना चाहता हूं, और वो ये है कि भारत के अंदर एक नए तरीका का जो पॉलिटिकल माइंडसेट डेवलप हो रहा है। और वो ये है कि ठीक है भाई, आप पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सीपीएम है, कोई भी है, आप अपनी पॉलिटिकल जो विल है, अपनी पॉलिटिकल जो प्रतिद्वंदी हैं उन तक ही आप अपनी प्रतिद्वंदिता रखो। लेकिन आज जो सबसे बड़ा मैं बताऊं आपको कि मेरा जो डर है वो सुनिए आप। आज हो क्या रहा है कि आज के जो दल हैं, जो भी विपक्ष के दल की मैं बात कर रहा हूं, आज उनके द्वारा एक सबसे बड़ी समस्या यह क्रिएट हो गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी अपनी इंटीग्रिटी पर सवाल उठाना, इनकी अपनी इंटीग्रिटी पर सवाल उठाना और फिर साथ ही साथ कहना कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं, इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा दोगलापन शायद ही कहीं ना हो। और मेरा डर क्या है? मेरा डर यह है कि आप आपस में लड़िए। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरा पॉलिटिकल पार्टी पर अविश्वास होना चाहिए, एक नेता पर दूसरा नेता अविश्वास कर सकता है, आप ठीक है, लेकिन कम से कम आप कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पर ये घात ना करें। आप सुप्रीम कोर्ट के लिए ना बोलें, आप इलेक्शन कमीशन के लिए ना बोलें। कारण यह है कि अगर आप इन बॉडीज के ऊपर सवाल उठाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप ही इस संविधान की हत्या कर रहे हैं, आप ही डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। आपको अपना इंटरनल असेसमेंट करना पड़ेगा। ये ना कहें कि देखिए तो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, ये वोट चोरी हो गई, ये ईवीएम हैक हो गई। ईवीएम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार इनको बुलाया, लेकिन कोई भी पार्टी वहां तक पहुंची ही नहीं कि देखिए हम हैक करके दिखाएंगे, कोई नहीं पहुंचा। तो ये सगुफा बंद हो गया, एक वोट चोरी का एक नया सगुफा आया है। देखिए इससे होता क्या है कि समाज के अंदर बहुत सारे लोगों के मन में ये लगता है कि अरे वोट चोरी हो रही है। जबकि आज मैं आपको बताऊं कि अगर इन पार्टीज को ये लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के शायद इनमें इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, जो भी पार्टी है जो वोट पड़ती है उसकी कैमरा की रिकॉर्डिंग होती है। और ये कानून कोई बीजेपी ने भी नहीं बनाया, 1950 के बाद में नेहरू जी के द्वारा कानून बनाया गया है कि आप, यानी कि आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो रिकॉर्डिंग होती है, इनको आप 75 दिन तक, 75 से शायद 90 दिन, ये है कुछ 75 दिन तक आप इनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, इनकी काउंटिंग करा सकते हैं जो वोट पड़ी है। आप एक बात मान के चलिए, मैं आपको एक बात के लिए आश्वासन दिए देता हूं, अगर पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं पर भी अभी डेमोक्रेसी जीवित है और वेरीफाई है, वो एकमात्र भारत है। भारत के सिवाय पूरी दुनिया में ना तो इतना फेयर इलेक्शन होता है जैसा भारत के अंदर होता है। जैसा कि आपको बताया गया ना कि ब्रिटेन में इतना फेयर है, भाई साहब वहां पर कोई भी वोट डालकर चला जाता है, वहां पर मैक्सिकन वोट डाल देते हैं, यानी कि छापा मार होता है वहां पर भी। लेकिन भारत के अंदर जो कार्य होता है, ईवीएम के अंदर जो कार्य होता है, ये अपने आप में पूरी रिकॉर्डिंग होती है। आप जाइए, लेकिन पॉलिटिकल लोग जानते हैं सारी बात, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? इन्हें पता है कि उसकी काउंटिंग हो जाएगी और इनका जो ये नैरेटिव है ये गिर जाएगा। तो ये अपना जो इंटरनल असेसमेंट करने के बजाय एक दूसरे पर करो, ठीक है, आप करो जो भी करना है, पॉलिटिकल पार्टी लड़ो आपस में, लेकिन मेरा मानना है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इन पर मत भरोसा कम करो, क्योंकि आप भी सत्ता में अगर आओगे तो इनके ही द्वारा आओगे। अभी भी आप देखेंगे 5 राज्य में चुनाव हुए, तमिलनाडु के अंदर बीजेपी 1 सीट जीती, वाकई आप देखिए विपक्ष जीत गया। ऐसे केरला के अंदर आपने देखा कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन
बंगाल के अंदर, असम के अंदर आपको पब्लिक परसेप्शन भी दिखेगा कि भाई वहां पर इन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ये जो मुस्लिम अपीजमेंट है इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया कि लोग वहां से तहस इनसे परेशान हो गए। मैं इस जो जीत अभी बंगाल के अंदर हुई है, जो बंगाल के अंदर जीत हुई है, मैं इसे बीजेपी से ज्यादा मैं मानता हूं कि ये अगेंस्ट किसके हैं, ये टीएमसी के छुटकारा चाहते थे लोग, इसीलिए बीजेपी को वोट किया। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि बीजेपी को लोग चाहते थे, इतने जितनी 209 के करीब जो सीट है, ये बीजेपी को इतने लोग नहीं चाहते थे, लेकिन टीएमसी से इतने लोग जरूर परेशान थे कि वो चाहते थे कि भाई टीएमसी जाए, कोई भी आ जाए, हमें टीएमसी नहीं चाहिए। तो ये है। तो मेरा मानना है कि आज जो समस्या बनी है वो इससे कम से कम, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो बताना कि ये बात सही है या नहीं, क्योंकि भाई इंस्टीट्यूशन कहां ले जाओगे, आज है बीजेपी कल नहीं रहेगी, तो फिर आना तो आपको भी इन्हीं के द्वारा है। तो मेरा मानना है कि जो भी रीजनल पार्टीज हैं उनकी, जब मुझे समझ में आता है तो क्या उन्हें नहीं आता, उन्हें भी आता है कि उनके जब सत्ता होती है तो इतना मुस्लिम अपीजमेंट कर देते हैं कि थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, वहां पर बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। इसीलिए बीजेपी आई है। और याद रखना कि जहां जहां पर भी ये जो क्षेत्रीय दल है और इनका मुस्लिम अपीजमेंट बढ़ेगा, वहां वहां बीजेपी आएगी, आएगी। ये ध्यान रखना, लिख कर रख लेना इस बात को। तो जहां जहां भी ये होगा वहां पर बीजेपी की एंट्री हो जाएगी। अच्छा, अब चलते हैं अपने इस पर। अब बात आती है कि शुभेंदु अधिकारी बनाए गए हैं सीएम, और आप देख रहे होंगे कि वो सीएम के लायक भी हैं, उनका अपना एटीट्यूड है, विजन एकदम क्लियर है, और पूरे के पूरे इलेक्शन में, अभी नहीं पहले भी आप देखोगे कि सिटिंग सीएम को 2 बार लगातार हराना अपना आप में मायने रखता है। अच्छा, ये टीएमसी में रहे हैं और ये तीसरी जनरेशन के लीडर हैं। इनके दादा भी थे, इनके दादा इनके पिताजी भी थे, वो भी शायद मुझे लग रहा है कांग्रेस से थे, ये टीएमसी में रहे थे, इनके भाई जो थे वो भी टीएमसी में रहे हैं। तो ये एक जो पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड है, एक गद्दावर नेता रहे हैं, और इनके द्वारा अपने आप में इनकी जो छवि है वो जायंट किलर की छवि है। और देखिए, अगर आप जो विधायक दल का नेता वही होगा भाई जिसका ऑरा डेवलप होगा, इतने सारे विधायक हैं उनमें और इनमें कोई अंतर तो होता नहीं, सीएम का कोई चुनाव तो होता नहीं है, ये समानों में समकक्ष होते हैं, वही सीएम बनाए जाते हैं, तो इनका एक प्रभाव होगा इन 208 लोगों पर, इसीलिए इनको बनाया गया है सीएम। अब बात आती है कि जो टीएम्स के अंदर की जो पूरी की पूरी कहानी है उसको शुभेंदु अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये पहले भी ममता के राइट हैंड रहे हैं और इनको एक डीप नॉलेज है कि टीएमसी की खामी कहां कहां है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि टीएमसी का, जिसे आप जानते होंगे कि पहले, इससे पहले कम्युनिस्ट थे, जिस तरीका से आज कम्युनिस्टों का कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं है, एक लीडर का नाम नहीं बता सकते आप, ठीक है, लेकिन यही काम टीएमसी के साथ में आने वाले 10 साल में आप देखोगे, टीएमसी का कोई नेता नहीं होगा, टीएमसी का कोई नाम नहीं होगा, टीएमसी पूरी तरीका से विलुप्त हो जाएगी। यही बंगाल का चरित्र भी है। अब अच्छा, इनको टीएमसी की जो पूरी कार्यप्रणाली, उनके पूरे काले चिट्ठे अच्छे से इन्हें पता है, इसीलिए ये एक तरीका से, जब नंदीग्राम के अंदर शायद 2007 में जो मूवमेंट चल रहा था उसके आर्किटेक्चर भी इन्हीं को बताया जाता है, और वहीं से जो ममता बनर्जी है उनका जो अपना ये कद है ये वहीं से निकल करके आता है। इनको इतना गद्दावर नेता, इतनी जो छवि है, इसको बनवाने में भी जो शुभेंदु अधिकारी हैं इनका पूरा हाथ रहा है। अच्छा, इनकी सबसे बड़ी जो पहचान, जो शुरू से इन्होंने कहा, हेमंता मॉडल और योगी मॉडल, जो कि मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि हेमंता मॉडल और योगी मॉडल क्या है। उन दोनों का मॉडल यही है कि भाई हमको किसी का वोट नहीं चाहिए। ये थोड़ा हार्श लगेगा, समझिए इसको भी, अगर आपको सही से देखे, हमारा काम है सत्य बोलना, हमें ये नहीं है किसे क्या अच्छा लग रहा क्या बुरा, जो है वो बोलेंगे। अच्छा, इसमें आपको ये देखिए, इनको क्या बोला था इन्होंने कि भाई मुझे किसका वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मैं किसको चलाऊंगा, मैं हेमंता मॉडल और योगी मॉडल। अच्छा, आपको एक बात याद रखनी होगी, यही तो गूगल करो, थोड़ा स्टडी करो, आपको समझ आ जाएगा। जो भी पार्टी भारत के अंदर अगर मुस्लिम वोट पर आधारित होगी, मुस्लिम आपको वोट तो देगा लेकिन आपकी आइडेंटिटी भी आपसे छीन लेगा। कैसे? अगर आज आप देखोगे भारत के अंदर कांग्रेस 90 सीट जीती है, कितनी? 90 सीट जीती है, जहां पर आप देखिए 18 शायद 19 या 18 सीट वो असम के अंदर जीती है, जिसमें से कितने? 18, 19 जीती है शायद, 18 जिसमें से कौन है? मुस्लिम है। कौन है? मुस्लिम है। उसी तरीका से आप जाइए केरला के अंदर, वहां पर भी आप देखोगे कि जो ये सीट जीती है उसमें से अधिकांश कौन है?
मुस्लिम हैं। अगर आप बंगाल के अंदर देखोगे शायद ये 2 सीट जीते हैं, दोनों कौन हैं? मुस्लिम हैं। तो आप देखिए कि कांग्रेस का क्या हो गया, पूरा इस्लामीकरण हो गया है। तो जो भी पार्टी मुस्लिम का वोट लेगा उसको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि देखिए मुस्लिम के लिए क्या होना चाहिए कि अगर थाने में जा रहे हो तो कोई रिपोर्ट ना करे, कोई रिपोर्ट ना हो उनके, भाई मुस्लिम ने अपराध करा है तो रिपोर्ट नहीं होगी। ये सबसे बड़ी जो क्षेत्रीय दल है उनके विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों को लगता है कि भैया अगर समाजवादी आ गई तो हमारी यही स्थिति यूपी में बना देगी। लोगों को यह लगता है कि अब का ममता बनर्जी आ गई तो हमारे मंदिर बंद कर दिए हैं, अब का अजान होगी तो मंदिर के अंदर पूजा नहीं हो सकती, ये नहीं, लोग इससे डरे हैं। समझ गए मेरी बात? ये सारी की सारी जो क्षेत्रीय आइडेंटिटी है वो अब क्षेत्रीय आइडेंटिटी नीचे जा रही है। इसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कि पूरे भारत के अंदर किस तरीका से ये जो क्षेत्रीय पहचान है इसके ऊपर अब हिंदू पहचान जा रही है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय पहचान के आधार पर पाप नहीं होते, इनके ऊपर अत्याचार क्षेत्रीय आधार को देखकर नहीं होते बल्कि इनकी हिंदू आइडेंटिटी को देख करके होते हैं। इसीलिए आज हिंदू हिंदू की तरीका से वोट कर रहा है और ये पॉलिटिकल पार्टियों को समझना पड़ेगा। अब बात जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने कहा कि भैया हम तो हेमंत मॉडल अपनाएंगे, हम योगी मॉडल अपनाएंगे। इसका मतलब क्या है कि कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जीरो टॉलरेंस। अपराध करा है ठोके जाओगे, अपराध करोगे बिल्कुल आपको, जो योगी जी कहते हैं ना कि भैया अगर यहां अपराध करोगे अगले ही नाके पर आपका इलाज हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, आप दीजिए मत दीजिए लेकिन मैं जीरो टॉलरेंस रखूंगा। ये है सबसे बड़ा। उसके बाद आता है कि भाई इनको सीएम बनाया गया है क्योंकि ये मास मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि जमीन से जुड़े हुए नेता में, जैसे कि आपको बताया तीसरी जनरेशन के नेता हैं, इनकी जमीन पर पकड़ है। इसीलिए ये जो है इनका जो गांव से जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा, गांवों से जुड़ाव बहुत ज्यादा है, पब्लिक से आपस में जुड़ते हैं ये जाकर के। एग्रेसिव इनका कैंपेन रहा है। आप जानते हैं किस तरीका से वो कहते हैं कि भैया हमें उनके लिए अब करना है, सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा। याद है आपको कहा कि सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, जिनका साथ उन्हीं का विकास होगा, ये उन्होंने बोला है। तो एक तरीका से एग्रेसिव कैंपेन स्टाइल उनकी रही है और एक तरीका से अनइम्प्लेटेड और स्टेट वाइड प्रेजेंस उनका देखने के लिए मिलता है। पूरे स्टेट के वो नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और उनका जो है कि स्टैटिक जो स्टैटिक कंसोलिडेशन की जो उनकी क्षमता है वो भी है। उनके पास में फ्यूड हिंदुत्व भी, बंगाली आइडेंटिटी, उन्होंने क्या करा है कि ये जो बंगाली आइडेंटिटी है इसको किसके साथ फ्यूज कर दिया है? हिंदुत्व आइडेंटिटी के लिए। देखिए याद रखना अभी जो मैंने क्या बताया कि जहां भी हिंदू पर हिंदू होने के कारण अत्याचार होगा वहां पर बीजेपी उभर कर आएगी। और दूसरा मैंने बताया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी मोमडन्स की वोट लेकर के आगे आएगी उसका सबसे बड़ी समस्या यह है कि लॉ एंड ऑर्डर वो कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी शर्त यह होती है ये अपना आदमी है। ये वाली जो सोच है अगर ये रहेगी तो ये कहां से जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे बताइए? तो हो जाएगा भैया हिंदू है, मुसलमान अत्याचार कर रहा है, इसकी रिपोर्ट नहीं होगी, ऊपर से आदेश है। तो ये यूपी में आम था। आप देखिए 2017 से पहले अगर आप देखोगे अनफीड हिंदू रेफ्यूजी एंड मतुआ कम्युनिटी, इन्होंने बताया देखिए मतुआ कम्युनिटी जो बंगाल से बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर के आए हैं उनका भी इनको सारा वोट गया है। सपोर्ट फ्रॉम द अर्बन मिडिल क्लास से भी इनको वोट गया है और क्लीन स्वीप जो है, जो ट्राइबल जंगल महल इलाका है वहां से भी सारी सीट ये जीत करके आए हैं। तो भाई साहब इसीलिए इनको बनाया गया है सीएम। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? कॉन्क्वेस्ट ऑफ द फाइनल ईस्टर्न फ्रंटियर इन्होंने जीत लिया है। इसका सीधी सी बात है कि अब भारत का जो बॉर्डर स्टेट है अगर सबसे पहले ये जो आपके जो लूप होल्स है उन्हें बंद करना पड़ेगा। इसीलिए भारत के लिए इसका स्ट्रेटेजिक अपना जो इसका जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। आइडियोलॉजिकल प्रेस्टीज फॉर बीजेपी होना है, इंक्रीज द राज्यसभा स्ट्रेंथ बीजेपी की होनी है और इन्फ्लुएंस इन द बे ऑफ बंगाल पॉलिटिक्स पर इनका हुनर आने वाले समय में लोकसभा का जो चुनाव होगा वहां पर भी बीजेपी को भर भर के सीट बंगाल से आने वाली हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सब बहुत बढ़िया है, ये जो शुभेंदु अधिकारी सीएम बन गए हैं, लेकिन याद रखना चैलेंज बहुत है। क्यों? क्योंकि उससे पहले कांग्रेस ने शासन करा जो कि एक फार लेफ्ट पार्टी है। उसके बाद में आप जानते हैं कि जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने शासन किया। तो उसके बाद में टीएमसी ने शासन किया, जो अब देखिए लेफ्ट विंग के शासन हुए। और उसके बाद में आपने देखा कि किस प्रकार से एक तरीका से ममता बनर्जी का जो शासन है वो मोमडन्स का ही शासन रहा है। तो मुस्लिम शासन भी 15 साल तक बंगाल ने देखा है। अब इसके साथ में चैलेंज बहुत बड़ा आ चुका है। चैलेंज क्या है?
सबसे बड़ी बात है कि भैया जो कर्बिंग द पॉलिटिकल वायलेंस, बंगाल के अंदर आप सोचिए कि ये जो वायलेंस है बहुत ज्यादा होती है, पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज्यादा है, पहले तो इसे कम करना पड़ेगा। दूसरा इनके साथ चैलेंज है ओवरकमिंग द ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस, यानी कि इतना जो लंबा समय है, 85 साल का जो समय है, जिसके अंदर जो पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल क्लास है उसने काम कैसे किया है, ये जो ब्यूरोक्रेटिक क्लास है इसने काम कैसे किया, उसकी जो कार्य करने की जो शैली है बिल्कुल आपको बदलती हुई दिखाएगी। और लेकिन इसे बदलने के लिए आप सोचिए कितना कार्य करना पड़ेगा शुभेंदु जी को। उसके बाद आता है तीसरा, मैनेजिंग द माइनॉरिटी रिलेशंस। देखिए मैं इसको माइनॉरिटी से मैं नहीं मानता भाई, जिसकी पॉपुलेशन 25% है उसे माइनॉरिटी कैसे कह सकते हो, इस तरीका की नॉनसेंस में मैं विश्वास नहीं रखता। उसके बाद आता है टैकलिंग द डेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि राज्य के अंदर किस तरीका से जो अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, इनको किस तरीका से फुलफिल कर पाएंगे, ये बहुत बड़े चैलेंज है।